नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। 20 दिन बीत गए। दिल्ली के जंतर मंतर पर पर्यावरणविद सोनम वांगचुक का अनशन जारी है। इस बीच उनसे मिलने राजनेताओं के आने का सिलसिला भी लगातार बना हुआ है। सुबह तो आज कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा भी पहुंच गए। इससे पहले आम आदमी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी, चंद्रशेखर आजाद, लिस्ट लंबी है। लेकिन क्या इस राजनीतिक मोर्चे पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लीड ले ली है? वो इसलिए कि समाजवादी पार्टी की तरफ से सांसद डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, पुष्पेंद्र सरोज, प्रिया सरोज, अतुल प्रधान जैसे नेता जंतर मंतर पर मौजूदगी दर्ज करवा चुके हैं और कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक को अपना समर्थन, खुला समर्थन दे चुके हैं। अखिलेश यादव ने सोनम वांगचुक से फोन पर बात करने के अलावा पेपर लीक और राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले को आपस में जोड़कर एक नया नैरेटिव भी इससे पहले सेट कर दिया था। सवाल यह है कि अखिलेश यादव को दिल्ली में चल रहे इस छात्र और सामाजिक आंदोलन का 2027 के यूपी चुनाव में क्या कोई बड़ा सियासी फायदा मिल सकता है? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर राहुल लाल। राहुल जी, तो मैंने अपनी लंबी इंट्रो में लगभग पूरी बात कह दी। तो पहला सवाल मेरा यही है कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से सोनम वांगचुक से फोन पर बात की, उनकी पार्टी के तमाम सांसदों का, उनकी पत्नी डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव और उनके युवा सांसद प्रिया सरोज, पुष्पेंद्र सरोज जैसे, अतुल प्रधान जैसे सब लोग लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं जंतर मंतर पर। इसे 2027 के चुनाव के नजरिए से कैसे देखा जाए? एक छात्र आंदोलन को, एक सामाजिक आंदोलन को, एक पॉलिटिकल पार्टी का इस तरह से खुला समर्थन। नीरज जी, अगर हम लोग देखें तो इस आंदोलन में बिल्कुल आपने सही कहा कि 12 जुलाई के आसपास उसी दिन पुष्पेंद्र सरोज वहां पे पहुंचे थे। आंदोलन का 15वां दिन चल रहा था। फिर जो है कि बाकी आपने पूरी फहरिस्त बता दी कि समाजवादी पार्टी किस तरह से सुपर एक्टिव रही। फोन पे भी अखिलेश यादव बातचीत करते हैं और कल डिंपल वगैरह पूरी की पूरी टीम ही वहां पे मौजूद थी। उत्तर प्रदेश अगर हम लोग देखें, अभी 2024 के लोकसभा चुनाव या 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में पेपर लीक, देखिए यहाँ पे तो नीट के पेपर लीक की बात हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तमाम बड़े बड़े परीक्षाओं के पेपर लीक होते हुए रहे हैं और वो वहां के युवा अभ्यर्थियों के मन में बड़ी गहनता के साथ वो मुद्दे रहे हैं पहले से ही कि वो पेपर लीक उत्तर प्रदेश सरकार बड़े बड़े, चाहे वो लेखपाल का पेपर हो, चाहे वो कई बार कमीशन के पेपर हो, अलग अलग दूसरे कई सारे पेपर्स हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में लीक होते हुए देखा है हम लोगों ने। तो उत्तर प्रदेश के युवाओं में ये आक्रोश पहले से ही था। समाजवादी पार्टी इससे पहले से ही उठा रही थी और अभी राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से सोनम वांगचुक को अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त हो रहा है, अब पूरे विपक्ष का भी, बाकी युवाओं का भी, क्योंकि शुरुआत में देखिए जब तक वांगचुक साहब वहां पे नहीं थे तो कॉकरोच जनता पार्टी के उस आंदोलन को उस प्रकार का समर्थन प्राप्त नहीं हो रहा था। तो इन स्थितियों को जोड़ते हुए एक तरफ राम मंदिर चंदा चोरी का मामला और दूसरी तरफ जो है कि पेपर लीक का मामला, युवाओं के आक्रोश का मामला, उसको बहुत बखूबी अखिलेश यादव जी ने दोनों को कंबाइंड किया है यहाँ पे। और मैं तो कहूंगा कि इसमें एक तीसरा डायरेक्शन भी दिखेगा नीरज जी। जिस तरह से जवाहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 बिल्डिंग को गिराने का आदेश दिया गया है और इसमें शिक्षा को लेकर, क्योंकि सोनम वांगचुक भी कहते हैं कि हम शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पहले से ही अखिलेश यादव उठाते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 40,000 से ज्यादा जो है वो स्कूल बंद हुए हैं, 9,000 स्कूल ऐसे हैं नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार जिसमें कि एक ही शिक्षक है। इन चीजों के बीच में जिस प्रकार से जवाहर यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग को गिराने का आदेश जो वहां से आया है, उसको भी कल अखिलेश यादव ने उसको लेकर भी ट्वीट किया और हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि शिक्षा का भी सांप्रदायिकरण किया जा रहा है। तो हमें लग रहा है कि ये जो 2027 है उसको लेकर अखिलेश यादव बहुत ही सावधानी बरत रहे हैं। क्योंकि देखिए इंडिया अलायंस में विशेषकर कांग्रेस को लेकर देखिए तो कांग्रेस जो है कि वो काफी सोनम वांगचुक के आंदोलन को समर्थन दिया जाए ना दिया जाए, बड़े मंथन के बाद जो है कि कल जो है केसी वेणुगोपाल का वो संदेश देखते हैं हम लोग, फिर जो है कि आज वहां पे पवन खेड़ा वहां पे गए। लेकिन इन सब चीजों से परे अखिलेश यादव को देखिए तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बड़े निडर बेधड़क से होकर इस पूरे आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। तो वो जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के युवाओं में इस चीज को लेकर बहुत पहले से ही आक्रोश है और इस मामले पे
उनकी चुप्पी या कहीं से भी उनके तरफ से कोई विलंब की स्थिति होगी तो फिर वो समाजवादी पार्टी को कहीं कहीं नुकसान करेगा। तो हमें लग रहा है कि एक जमाने में जब हम लोग अखिलेश यादव जी का विश्लेषण करते थे तो उनके टाइमिंग पर सवाल खड़े होते थे, सवाल खड़े होते थे कि सही समय पर सही मुद्दे नहीं उठाते हैं। दूसरा सवाल यह भी होता था कि वो उपचुनाव में प्रचार नहीं करने के लिए नहीं जाते थे। लेकिन अब अखिलेश यादव के रणनीति में आलोचना के बिंदु खोजने बड़े मुश्किल चीज है। तो हमें लग रहा है कि यह मामला जिस प्रकार से गर्म था और जौहर यूनिवर्सिटी के मामले को भी उन्होंने इसमें घुसा दिया, क्योंकि देखिए हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि आजम खान को लेकर और मुस्लिम समूह को लेकर भी अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगता था कि वो उस मामले में बड़े सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चले गए हैं, वो मंदिर निर्माण की बात करते हैं, वो आजम खान से दूरी बनाए रखने वाली बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस जगह पे उन्होंने बड़ा स्पष्ट संदेश दिए हैं यहाँ पर, वो संदेश पहुंच भी रहा है। क्योंकि नीरज जी, इसी फरवरी में हम लोगों ने देखा था कि जो केंद्र सरकार के जो उच्च शिक्षा वाली संस्थान है उन्होंने 32 यूनिवर्सिटी यूजीसी ने जारी की थी फर्जी यूनिवर्सिटी की, उसमें जौहर यूनिवर्सिटी फर्जी यूनिवर्सिटी के लिस्ट में नहीं था। वो तो यूनिवर्सिटी असली है, बिल्डिंग नक्शा से प्राप्त नहीं है। यह मामला के कारण से हमें लग रहा है कि इन्होंने इसका इंटेंसिटी को और बढ़ा दिया है। उन्होंने कई मामलों को, चाहे वो अल्पसंख्यक संस्थानों का सुरक्षा का मामला हो, आजम खान के जो है कि वो कॉर्नर करने का मामला हो, छात्रों के पेपर लीक का मामला हो, राम मंदिर चंदा चोरी का मामला हो, इन्होंने एक साथ कई मामलों को इसको जोड़ा है यहाँ पे। और एक चीज और हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा नीरज जी, की जो समाजवादी पार्टी जिसका ध्यान रख रही है जी, क्योंकि देखिए आप पुराने पत्रकारों में से हैं, हम लोग भी राजनीति को काफी पहले से देख रहे हैं। जब इस समय जंतर मंतर को हम लोगों ने 2011 के बाद बड़े लंबे समय बाद हम लोगों ने गुलजार होते हुए देखा है, हम लोगों ने एक जंतर मंतर पे बीच में एक सन्नाटे की स्थितियां भी रही। और इस देश में एक आंदोलनों के बाद जिस तरह से आम आदमी पार्टी बनी थी, उसके प्रति आंदोलनों को बड़े शंका की दृष्टि से भी देखा जाता था यहाँ पे कि भाई पता नहीं आंदोलन कौन कर रहा है, उनका उद्देश्य क्या है, क्या दोनों चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों नीरज जी या फिर वो विपक्ष के लोग, वो तमाम लोग उसे शंका की दृष्टि से देखते हैं उसे। लेकिन एक तरह से इस आंदोलन का समर्थन करने में विपक्ष के लिए एक द्विधारी तलवार वाली भी स्थितियां थी। उस द्विधारी तलवार का भी एक तरह से बड़े सावधानी से, कि कहते हैं कि एकदम सावधानी से उस रास्ते पर, अग्निपथ पे चलना, समाजवादी पार्टी ने उस रास्ते का भी अनुसरण किया है। क्योंकि देखिए अभिजीत दीपके के ऊपर कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, सोनम वांगचुक तमाम आरोपों से जो है कि उनके ऊपर पूरी निष्ठा, पूरे देश की तमाम प्रकार के तमाम पार्टियों की निष्ठा बनी हुई है। लेकिन अभिजीत दीपके को लेके, उनके तमाम मामलों को लेके उन्होंने कांग्रेस के ऊपर किस प्रकार से जो है कि पहले उन्होंने बयान दिए थे, उनके भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या टिप्पणियां की थी, तो ऐसे स्थिति में उनको लेके कोई बयान नहीं देना और सोनम वांगचुक के जो बृहत्तर मुद्दा है उसका समर्थन करना, तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे भी उनकी रणनीति बड़ी स्पष्ट दिखाई दे रही है नीरज जी। क्या शिक्षा में भ्रष्टाचार और मंदिर की राजनीति को आपस में जोड़कर अखिलेश यादव ने युवाओं के बीच, माने छात्रों के बीच, फर्स्ट टाइम वोटरों के बीच, क्या ये जो बीजेपी का हिंदुत्व का एजेंडा वाली राजनीति है उस पर चोट की है? मेरा कहने का मतलब यह है कि हो सकता है कि मैं शिक्षा में भ्रष्टाचार के मामले में सरकार से नाराज हूं, लेकिन हिंदुत्व के मोर्चे पर मैं वहां पर फिर इसे भूल जाता हूं और फिर वहीं चला जाता हूं, जिसे आप कह सकते हैं। तो क्या इन दोनों मुद्दों को आपस में जोड़कर यहां भी एक स्मार्ट पॉलिटिक्स दिखाई है अखिलेश यादव ने, और ये हिंदुत्व की राजनीति पर भी चोट कर सकता है, खास तौर पर युवाओं के बीच में, छात्रों के बीच में? नीरज जी, बहुत गंभीर सवाल रहा है आपका ये, क्योंकि देखिए विपक्ष के लिए इस समय जब भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व का मामला आता है तो वहां पे विपक्ष के लिए बड़ी कठिनाई की स्थिति आ जाती है कि वो किस प्रकार से संतुलन स्थापित करे। क्योंकि मतदाताओं का एक समूह ऐसा है कि जब हिंदुत्व का मामला आता है तो भारतीय जनता पार्टी के हर प्रकार की चीजों को माफ कर देता है, वो दूसरी गलतियों को माफ कर देता है कि ठीक है ये गड़बड़ी है, लेकिन हिंदुत्व के मामले के ऊपर तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाऊंगा। लेकिन ये जो कंट्राडिक्शन की स्थिति बनती थी, उस कंट्राडिक्शन के स्थिति को अखिलेश यादव ने बड़े सावधानी के साथ अपने स्मार्ट मूव से उसे दूर किया है। अब हम लोग जब जनता से बात करते हैं तो जनता की प्रतिक्रिया क्या होती है? जनता की प्रतिक्रिया होती है कि जो राम मंदिर में घोटाला कर सकते हैं वो कहीं भी घोटाला कर सकते हैं। क्योंकि देखिए राम मंदिर का मामला बड़ा ही जबरदस्त आस्था के साथ जुड़ा हुआ मामला है। लोग ये भी चीज ध्यान दे रहे हैं कि चंपत राय जी ने जरूर जो है कि तमाम उन लोगों ने जो है कि वो इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसके आगे की कार्रवाई की गति क्या है? क्या वो इस्तीफा तक ही सीमित होगा
क्या उनकी गिरफ्तारी की कोई संभावना है, या पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है? तो राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोटर हैं उनको भी बड़ा दुख पहुंचाया है। और ऊपर से हमें तो लग रहा है कि जो उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने जो बयान दे दिया कि शायद आपने बहुत निष्ठा के साथ जो है कि राम मंदिर में आपने दान नहीं किया, हमने तो निष्ठा के साथ दान किया और हमारे पैसे से लग के वो भव्य मंदिर बनाया। जिन लोगों ने निष्ठा से दान नहीं दिया वो उनके पैसे नहीं लग पाए। तो नीरज जी, ये जो इस प्रकार के जो कुतर्क वाले बयान है उन्होंने और ज्यादा जो हिंदुत्व के जो पैरोकार लोग हैं उनको और बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचाया है। तो देखिए, ये वो समय है जबकि भगवान राम में आस्था रखने वाले लोग तो आहत हैं चंदा चोरी से, और उसी समय अखिलेश यादव बड़ी सफलता के साथ उसको शिक्षा दूसरे अन्य जगहों पे भी उसे बड़ी सावधानी के साथ उसे जोड़ दे रहे हैं। देखिए, ये एक आंकड़ा खतरनाक आंकड़ा है। अखिलेश यादव बार बार उसके तरफ भी रेखांकित करते हैं कि अगर नीति आयोग में 93,000 स्कूल पूरे देश भर में बंद हो रहे हैं, उसमें से 40,000 स्कूल अगर उत्तर प्रदेश के ही आ रहे हैं, तो एक चिंताजनक विषय है ये। तो कहीं कहीं आप एजुकेशन पे कोई ध्यान नहीं देना चाहते, उसमें भ्रष्टाचार के मामले और ज्यादा आते हैं। एक स्वच्छ आज इस समय उत्तर प्रदेश और पूरे देश भर के युवाओं के बीच में केंद्रीय विषय वस्तु बना हुआ है नीरज जी कि क्या एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से परीक्षा की व्यवस्था भी हमारा सरकारी सिस्टम नहीं करा सकता? एक एजुकेशन ही तो वो शक्ति थी जिसके कारण से कि निचले वर्ग से कोई व्यक्ति जो है कि वो कुछ ही सपना देख सकता था कि हम तैयारी करेंगे, प्रतियोगी परीक्षा की सफल होंगे और सीधे जो है कि अपने आर्थिक स्थिति, अपने सामाजिक स्थिति, तमाम संरचनाओं में बदलाव कर लेंगे। वहां तो उन्हें लग रहा है कि सीधे सीधे एक ब्रेक लगाया जा रहा है, तो उसको वो बहुत शानदार ढंग से कनेक्ट कर रहा है नीरज जी। बिल्कुल। एक सवाल और कि चूंकि जंतर मंतर को लेकर सोशल मीडिया से सियासी गलियारों तक एक बहस ये भी गर्म है कि राहुल गांधी इस आंदोलन से अपना सीधा जुड़ाव क्यों नहीं दिखा रहे। कांग्रेस पार्टी ने जुड़ाव अब जाकर दिखाया है, लेकिन उस जुड़ाव में भी उतनी आक्रामकता नजर नहीं आती है कि भाई धड़ल्ले से साथ में खड़े हुए हैं। खुद सोनम वांगचुक ने इस बात पर उंगली उठाई थी। मेरा सवाल यह है कि जो अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की जो एक म्यूचुअल पॉलिटिक्स है, म्यूचुअल पॉलिटिक्स वो ये कि केंद्र की राजनीति में वो बहुत मजबूती से साथ खड़े नजर आते हैं, इंडिया गठबंधन के मोर्चे पर वो साथ खड़े हुए नजर आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनावों की जब बात होती है तो उनकी स्टेट लीडरशिप आपस में पंजा लड़ाती हुई नजर आती है। तो ये जो समाजवादी पार्टी वर्सेस कांग्रेस पार्टी की जो एक म्यूचुअल पॉलिटिक्स है, यहां पर अखिलेश यादव ने जंतर मंतर का कोई इस्तेमाल कर लिया है क्या, या उन्होंने जाने ना किया हो अनजाने हो जाएगा क्या कि राहुल गांधी निशाने पर हैं और या सवालों के घेरे में हैं और अखिलेश यादव भारी लीड लिए हुए हैं, तो वो कांग्रेस पार्टी को ये कह रहे हैं क्या कि भाई आप मुझे एक रीजनल पार्टी मत समझिए, मैं राष्ट्रीय मुद्दों पर भी उतने ही मुखरता से और आक्रामकता से खड़ा हुआ नजर आता हूं। नीरज जी, देखिए 2024 लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव लगातार ये प्रतिबिंबित करते हुए रहे, क्योंकि वो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी रहे और विपक्ष में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी। तो उस स्थिति में वो तमगा तो उनके पास है, और वो तमाम ये एक ऐसा मौका रहा जहां पे कि उन्होंने राष्ट्रीय फलक के इस बड़े मुद्दे को सीधे सीधे अपने तरफ शामिल किया। लेकिन देखिए, कांग्रेस के तत्वावधान में अगर इस मामले को देखें, जिसमें से नीट का पेपर जब होता है मई में और उसके आउट होने की पूरी संभावनाएं चीजें जब होती है, कांग्रेस उसी समय से धरना प्रदर्शन करती है। फिर तो वो 12 मई के आसपास तो आके वो पेपर जो है कि वो खुद एनटीए ही उसे कैंसिल कर देती है, उसे लीक के कारण से। तो उसके एनएसयूआई के तमाम धरना प्रदर्शन भी दिखाई देते हैं। हम लोगों ने राहुल गांधी के कोटा में गूंज को देखा था, आज वो देहरादून में भी गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं पूरे शिक्षा व्यवस्था को उठाते हुए। हमें लग रहा है कि जो अभिजीत दीप्ति के जो पुराना पहलू है, जिसमें कि वो लगातार राहुल गांधी के ऊपर वो हमलावर दिखे हैं, कहीं कहीं कांग्रेस को यह चीज दिख रहा है कि वो जो वहां पे इकोसिस्टम है, क्या वो इकोसिस्टम किस रूप में है, उसे किस स्तर पर समर्थन देना चाहिए, किस स्तर पर समर्थन नहीं देना चाहिए। अभी भी अभिजीत दीप्ति के कई इंटरव्यू बड़े वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक पत्रकार उनसे सवाल पूछ रहे हैं और वो बड़े गुस्से में आ जा रहे हैं। वो क्या आप आम आदमी पार्टी के कनेक्शन पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राहुल गांधी के पिछले टिप्पणियों पे हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो कई तरह के सवाल जवाब की स्थितियां बनी हुई है। तो उस स्थिति में हमें लग रहा है कि कल कांग्रेस ने एक तरह से, जैसे केसी वेणुगोपाल का मामला हो, उनके बयान या फिर तमाम दूसरे नेताओं के बयान, और आज तो वहां पे पवन खेड़ा पहुंच ही गए हैं वहां पे। तो कांग्रेस के पास कुछ संदेह के लाइन थे
और हमें लग रहा है कि मैंने पहले भी बोला कि विपक्ष के पास ये है कि जब अभिजीत दीपके ये कहते हैं कि तमाम विपक्षी पार्टियों को हम असफल घोषित करते हैं, विपक्षी पार्टियां अगर सफल होती तो कॉकरोच जनता पार्टी सामने में नहीं होती, तो वो पुराने विपक्षी पार्टियों को सीधे खारिज करते हुए कुछ दिन पहले तक नजर आ रहे थे। तो इसने कहीं न कहीं एक तरह से कांग्रेस और अभिजीत दीपके या कॉकरोच जनता पार्टी के बीच में दरार बनाने की स्थिति बनाई वहां पे। और हमें लग रहा है कि इस पूरे सिचुएशन में कहीं न कहीं दूरी को काटने में अखिलेश यादव की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमें लग रहा है कि कल जिस तरह से डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, तमाम जो है कि भारत समाजवादी पार्टी का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल वहां पे पहुंचता है, तो इसने कहीं न कहीं उस बीच में एक सेतु बनने का भी काम किया है नीरज जी। तो वो अखिलेश यादव एक, अब केवल उनको हम लोग अगर ये विश्लेषण करें कि वो एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में अपना स्वरूप दिखाते हैं, तो 2024 से हम लोगों को पिछले 2 सालों में उनका एक बड़ा ही बदला हुआ हम लोगों को स्वरूप नजर आता है। तो वो बृहत्तर मुद्दों के आधार पे, और अभिजीत दीपको के लेके हो सकता है कि किसी का भी मतभेद हो, लेकिन इस समय युवा जिस संकट की स्थिति में है और उनके संकट का समाधान कैसे हो, सरकार के ऊपर कैसे दबाव बनाया जाए, कोई भी स्वतंत्र निष्पक्ष जो भी विश्लेषण करेगा उसे लगेगा कि इस समस्या को एड्रेस किया जाना चाहिए और इससे समर्थन प्राप्त होना चाहिए इस पूरे मामले को, नीरज जी। तो हमें लग रहा है उसी संदर्भ में अब सभी पार्टियां वहां पे एकजुट हो रही हैं वो। लेकिन जैसा मैंने कहा कि 2011 में भी एक आंदोलन था, तब भी हम लोगों ने देखा था कि उस समय अन्ना हजारे थे जिनकी तुलना गांधी जी से की जा रही थी, अरविंद केजरीवाल जी थे, अभी अभिजीत दीपके हैं, सोनम वांगचुक हैं। अब सोचिए ना कि 20वां दिन है नीरज जी, तो देश को चिंता में रहेगा कि आमरण अनशन के 20वें दिन तक भी सरकार की तरफ से अब तक वार्तालाप की कोई जो है कि हम लोगों ने उस समय तो हम लोग देखते थे कि अन्ना हजारे के जब 12वां 13वां दिन शुरू हो जाता था उसके पहले ही जो है कि केंद्र सरकार की बैकडोर वार्तालाप चला करते थे, अन्ना हजारे से फ्रंट पे वार्तालाप कमेटी बनती थी, तमाम प्रकार की चीजें होती थी। लोकपाल के लिए जो है कि आनंद फानंद में उनको बिल भी वो उस बिल वाले कमेटी में भी उनको शामिल किया गया था। तो 2011 में देखिए सरकार एक वार्तालाप कर रही थी, लेकिन आज कोई सरकार वार्तालाप करते हुए नजर नहीं आ रही है या इस मामले को एड्रेस करते हुए नजर नहीं आ रही है। तो ये एक स्थितियों का अंतर है। तो हमें लग रहा है कि उन सिचुएशंस के बीच में भी, जनता के बीच में जिस प्रकार से बड़ा एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है ये, और युवाओं के बीच में अखिलेश यादव जी ने इसे बड़ी एक सावधानी के साथ एक स्मार्ट मूव चला है। क्योंकि हिंदुत्व का मामला एक ऐसा मामला होता था नीरज जी कि भारतीय जनता पार्टी जहां उस मूव को फेंक देती थी, उसके बाद विपक्ष जो है वो चारों खाने चित हो जाता था। तो ये राम मंदिर मामले के साथ जोड़ के अखिलेश जी ने कहीं न कहीं इस मामले को बड़ी सावधानी के साथ, संतुलन के साथ इनमें कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का प्रयास किया है नीरज। एक बात और उत्तर प्रदेश की राजनीति के नजरिए से कि पिछले कई मामलों के मद्देनजर यही सवाल हम पूछते रहे हैं, लेकिन एक बार फिर जंतर मंतर पर यह जाहिर हुआ कि चंद्रशेखर आजाद वहां मौजूद हैं, खुला समर्थन उनका सोनम वांगचुक से जो बातचीत हो रही है, जो स्पीच उनकी थी वो पूरी सोशल मीडिया पर है, और मायावती गायब दिखती हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश के नजरिए से अखिलेश यादव का खुला समर्थन है, बीजेपी तो चूंकि निशाने पर है, कटघरे में है, कांग्रेस पार्टी ने भी चलिए सहमते सकुचाते अपनी एक मौजूदगी वहां दर्ज करवाई है, चंद्रशेखर आजाद वहां पर खुले समर्थन के साथ मौजूद हैं, मायावती अब तक नहीं है, आकाश वहां पर अभी तक नजर नहीं आए हैं। क्या फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव के नजरिए से इस मोर्चे पर भी मायावती फिर वही अपने आप को ये साबित करवा रही हैं कि भाई मैं तो सिलेक्टेड मुद्दों पर ही बोलती हूँ, और वहां पर जहां बीजेपी सीधे निशाने पर हो वहां पर एक अलग रवैया रहता है उनका? नहीं नीरज जी, देखिए जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक भी हैं, उनके कट्टर समर्थक भी हैं, वो लंबे समय से मायावती जी के कारण से इसीलिए अब वो निराश हो गए, नाराज भी नहीं कहेंगे, वो निराश हो चुके हैं उनसे कि देखिए 2027 अब बिल्कुल अब सामने में है, 2026 में हम लोग जुलाई में बात कर रहे हैं अभी इस समय। अब सोचिए कि युवाओं को लेके इतना बड़ा सा मामला पूरे देश भर में चल रहा है नीट को लेके, और चलिए उस आंदोलन को आप समर्थन करते हैं नहीं करते हैं, इससे परे भी क्या मायावती जी जैसे कांग्रेस अभी देहरादून में अपना कार्यक्रम कर रही है, क्या इस प्रकार से पेपर लीक को लेके बहुजन समाज पार्टी को जो है कि सरकार के ऊपर हमलावर नजर आती है? तो फिर सवाल यही होता है कि जब भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न पूछने का मामला होता है तो फिर
उसमें जो है कि बहुजन समाज पार्टी मायावती जी जो है कि वो चुप्पी रख लेती हैं। जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मायावती जी कोई छोटी मोटी नेता नहीं है, वो देश के वरिष्ठतम नेताओं में से हैं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने मुख्यमंत्री का पदभार इतने बार संभाला है। 2007 से 2012 तक एक तरह से मैं तो उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल को काफी हद तक कई मामलों में बड़ा स्वर्ण युग वाला भी समय मानता हूं, 2007 से 12 वाले उनके कार्यकाल को। उन सब चीजों के बावजूद भी अगर अब इस समय वो अभी जो जो समस्याएं हैं, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी है, स्पष्ट है कि जनता में अगर नाराजगी है, कई जगह पे सरकार अगर विफल है, तो भारतीय जनता पार्टी से ही सवाल पूछना होगा। और वो सवाल, अगर बुनियादी सवाल भी बहन मायावती जी नहीं पूछती हैं, तो फिर वो 2026 के विधानसभा चुनाव में किस स्तर से फिर लोग उनके ऊपर भरोसा करेंगे। तो उनका जो स्टैंड है, वो इस स्टैंड में भी, इस पूरे प्रकरण में भी वो पीछे दिख रही हैं। वो तो वो अभी तक वो चुनावी मूड जो होता है, देखिए बीच में एक उन्होंने जो कार्यक्रम कुछ किए वो किए, लेकिन जो डे टू डे रूटीन में जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो मुद्दे उठाने की चीजें होती हैं, तो वो गतिविधियां कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी की रुकी हुई है। तो इंतजार करेंगे। अभी तक तो देखिए ये आंदोलन लगातार आगे बढ़ता ही चला जा रहा है, ये मुद्दा भी काफी गहन और गंभीर होता चला जा रहा है। हम लोग तो उम्मीद करेंगे कि बहन मायावती जी भी इस मामले पे जरूर जो है कि कुछ टिप्पणी करें, और टिप्पणी ना करें, मैं तो ये भी कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में ही पेपर लीक की बड़ी गंभीर घटनाएं हो रही हैं। वो अगर राष्ट्रीय पॉलिटिक्स से अपने आप को नहीं जोड़ना चाहती हैं, तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ही, और ऐसा तो नहीं कि एनटीए की परीक्षा में उत्तर प्रदेश के छात्र शामिल नहीं हुए होंगे, वहां के छात्र भी भारी संख्या में शामिल हुए हैं, उनके साथ भी अन्याय हुआ है इसमें। तो इस पूरे मामले को उन्हें उठाना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था इस समय गंभीर जो है कि वो संकटों से जूझ रही है, छात्र गंभीर संकटों से जूझ रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि ये जो शिक्षा का अंधकार युग वाली जो स्थिति चल रही है, जिस तरह से जवाहर यूनिवर्सिटी के इतने बड़े बड़े, सोचिए ना कि एक हम लोग नीति आयोग की रिपोर्ट में नीरज जी पढ़ते हैं कि अधिकांश स्कूलों में बालिकाओं के लिए टॉयलेट तक नहीं है, बेसिक सुविधाएं तक नहीं है। अरे आपको जवाहर यूनिवर्सिटी और आजम खान से इतनी दिक्कत है, उसमें प्राथमिक विद्यालय खोल दीजिए उस बिल्डिंग में, कम से कम प्राथमिक शिक्षा ही सही, उच्च शिक्षा ना मिले लोगों को। लेकिन उस बिल्डिंग को बुलडोजर से नष्टनाबूद करके सरकार को क्या मिलेगा उसमें। तो हमें लग रहा है ये बड़े ही चिंता का विषय है, देश के लिए भी और उत्तर प्रदेश के लिए भी। और मायावती जी की चुप्पी ये भी चिंताजनक विषय है, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में जितने ज्यादा राजनीतिक दल होंगे, जितने ज्यादा हमें बहुरंगी आवाज सुनाई देती है, लोकतंत्र उतना ही जीवंत होता है। उसमें मायावती जैसे नहीं, ये सीधा सवाल है कि क्या 2027 के चुनाव में युवाओं के वोट, माने जंतर मंतर के रास्ते युवाओं के वोट अखिलेश यादव को मिलेंगे? क्या अखिलेश यादव यहां पर एक सेंधमारी कर पाएंगे? जात पात, हिंदुत्व की राजनीति, इन सब से ऊपर उठकर युवाओं के वोट, छात्रों के वोट जिसे कहते हैं, वो अखिलेश यादव को मिलेंगे? हमें लग रहा है कि इसमें उन्हें बड़ी अभूतपूर्व सफलता मिल सकती है अगर वो इस मामले को इसी रूप में उठाते रहें। राम मंदिर, चंदा चोरी और इस दोनों मामलों को वो अगर आपस में इसी रूप में उठाएंगे तो उन्हें सफलता मिलेगी। क्योंकि देखिए कुछ सफलता तो उन्हें 2024 में उन्हें मिला भी था नीरज जी, उसमें भी कई जगहों पे यहां तक कि जो समाजवादी, जो बहुजन समाज पार्टी के स्वजाती लोग हैं, मायावती जी के स्वजाती लोग, उसके भी युवाओं का वोट जो है कि कुछ कुछ उस समय इंडिया अलायंस के खेमे में आया था उस समय। तो तब से तब तक उत्तर प्रदेश की स्थितियां काफी बदल गई हैं। तो अगर वो इसी प्रकार से आक्रामक रहेंगे, तो वो चाहे वो दलित विचारधारा हो, जाति विचारधारा हो, क्षेत्रीय विचारधारा हो कि वो अवध का क्षेत्र है, पश्चिमी यूपी है, पूर्वी यूपी है, उन सब चीजों को तोड़ते हुए वो युवाओं के वोट को वो ले सकते हैं। काफी आक्रामक ढंग से इस मामले को उठा रहे हैं, और हमें लग रहा है कि उन्होंने इस जगह पे बिल्कुल सही समय पे, कहता है ना कि सही समय पे सही जगह पे निशाना लगाना, तो टाइमिंग भी सही है, समय भी सही है बिल्कुल। राम मंदिर चंदा चोरी के पृष्ठभूमि में इस मामले का बड़ा ही शानदार महत्व है, क्योंकि हर कोई अब यही कह रहा है कि जो भगवान, क्योंकि देखिए राम मंदिर का चंदा चोरी सामान्य विषय नहीं था नीरज जी की। एक मंदिर जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी का हाई प्रोफाइल सबसे ज्यादा जो है कि हम लोग जानते हैं कि 80 के दशक से भारतीय जनता पार्टी इसे किस रूप से उठाते हुए रही है, वो मंदिर भी बने और वहां पर चंदा चोरी हो जाए। देश के दूसरे मंदिरों में भी चंदा चोरी होती है, लेकिन यहाँ पर तो माननीय प्रधानमंत्री खुद जाते हैं, उनके हर कार्यक्रम में वो उनके खुद ऐसा दिखता है हम लोगों कि भाई प्रधानमंत्री खुद उसकी निगरानी कर रहे होंगे उसके, और उस जगह पे चंदा चोरी हो रही है, फिर दूसरे प्रोजेक्ट में क्या स्थितियां बन रही होंगी, उसको लेके कौन सोचेगा। अगर यहाँ पे पेपर लीक हो रहा है, पेपर को कुछ लाख में बेच दिया जा रहा है और मेरिटोरियस युवाओं के साथ भेदभाव की स्थिति बन रही है,
तो फिर लोगों को सहज रूप से विश्वास होता है। पहले लोगों को लगता था कि शायद विपक्ष जो है कि वो पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप कर रहा है, लेकिन अब तो ये प्रमाण के साथ लोगों को दिख रहा है, तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये बड़ा एक गंभीर मामला है और उसको बड़ी गंभीरता से अखिलेश जी ने उठाया है। तो दोस्तों 20 तारीख से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और कॉकरोच जनता पार्टी ने आह्वान किया है, देश के एक बौद्धिक वर्ग के एक बड़े हिस्से ने आह्वान किया है कि उस दिन ये आंदोलन जो है वो एक संसद की तरफ कूच, संसद मार्च की शक्ल में अपना एक संदेश सरकार को देने की कोशिश करेगा। इसके लिए पूरा समर्थन राजनीतिक पार्टियों से लेकर तमाम देश के लोगों का मांगा है कॉकरोच जनता पार्टी ने और तमाम इस आंदोलन से जुड़े हुए लोगों ने। यानी 20 तारीख को मॉनसून का सत्र संसद का जब शुरू होगा तो एक भारी हलचल रहेगी इस पूरे आंदोलन को लेकर और उस दिन हमें यह भी देखने को मिलेगा कि इस छात्र आंदोलन का, इस सामाजिक आंदोलन का राजनीतिक स्तर पर कितना बड़ा असर दिख रहा है और आने वाले दिनों में हो सकता है और 2027 के चुनाव में ये कैसे अखिलेश यादव, बीजेपी, कांग्रेस पार्टी, चंद्रशेखर, मायावती इन सब की राजनीति को प्रभावित करेगा। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए राहुल लाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। दोस्तों नमस्कार।